अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अरसे के बाद मैं अपनी वॉइस के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। अपनी वॉइस के साथ कैसे हैं आप लोग की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। बस थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी और वैसे ही नॉवेल्स अपलोड कर रही थी। लेकिन अब टाइम मिला है तो मैं आपके लिए आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। आज हम अपना एक नया नावल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोहब्बत की पहली बारिश, और इसे लिखा है आमना महमूद ने। तो ये भी बहुत मज़े का नावल है, आइए शुरू करते हैं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में ये खबर बारिश की नन्ही बूंदों की तरह मेरे मुंह पर फुहार बनकर बरस रही है। हमना ने खुशी से सीट के साथ टेक लगाते हुए कहा, हमना की बच्ची गाड़ी ख़राब हो गई है, तुमने शायद कुछ और सुना है। जितना खुश हो रही हो। आयस ने गुस्से से बोनट बंद करते हुए इसकी तरफ देखा, जो अब मज़े से बाहर हाथ निकाले उसे हिला रही थी। मैंने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैं कॉलेज नहीं जा सकूंगी। मतलब आज मेरी कॉलेज से छुट्टी है। हमना कहती हुई गाड़ी से बाहर आ गई। कम से कम आज उस मनहूस सर की शक्ल नहीं देखना पड़ेगी। पता नहीं क्यों, मगर मैं लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ हूँ। ये काम लड़कियों को जेब नहीं देता। हमने ने गाड़ी टेक लगाते हुए अपनी राय का इजहार किया, जबकि हारिस गंदे हाथ कपड़े से साफ करता हुआ मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हैवी बाइक चलाना, तैराकी करना, पहाड़ों पर चढ़ना, गन शूटिंग करना, ये सब काम तो जैसे लड़कियों के लिए ही बने हैं। हारिस ने कहते हुए कपड़ा साइड पर रखा और अपना मोबाइल निकालने लगा। खबरदार, खबरदार जो तुमने किसी को कॉल की, खासतौर पर अपने उस दोस्त को। हमना ने तेज़ी से हारिस के हाथ से मोबाइल छीना। तुम पागल हो गई हो। हम बेवकूफ़ों की तरह कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? हारिस ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। जब तक कॉलेज का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। हमना का इत्मीनान काबिल दीद था। क्या? हारिस ने तकरीबन चीखते हुए कहा। ज़्यादा चीखने की चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारा लंच है, साथ में मज़े से खाएंगे और खूब बातें भी करेंगे। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए तुमने मुझे अपना कोई कारनामा नहीं सुनाया। तुम्हारी ऑफ़र का बहुत शुक्रिया, हारिस ने कहते हुए दोबारा अपना मोबाइल हमना के साथ हाथ से छीन लिया। तुम दुनिया के सबसे बुरे भाई हो, मुझे तुमसे नफरत है, आमना कहती हुई दोबारा गाड़ी में बैठ गई, जबकि हारिस सर नफ़ी में हिलाता डीएम को कॉल में लाने लगा। मेरी डीएम से बात हो गई है। आई थिंक ये दादी माँ का अपनी जिक्र कर रहे हैं और उनको कॉल कर रहे हैं। वो थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी भेज देंगे। मैंने लोकेशन सेंड कर दी। हारिस ने हमने के बराबर गाड़ी में बैठते हुए से बताया तो वो अपना चेहरा फेर गई। एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हो और लड़ने के बहाने ढूंढती हो। कॉलेज नहीं जाना था तो घर से आना आती। यूँ सड़क पर गाड़ी के अंदर बैठना कौन सी अक्लमंदी है। हारिस ने हमना की पोनी छेड़ते हुए उसे मनाना चाहा। तुम बिल्कुल अच्छे भाई नहीं हो। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि लोग अपनी बहनों की खुशी की खातिर क्या कुछ नहीं करते। कुछ तो सात समंदर पार भी चले जाते हैं। हमना की बात पर हारिस ने उछल कर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ कि सात समंदर पार चला जाऊँ, बल्कि मैं ये करने को तैयार हूँ। तुम प्लीज़ डीएम से बात कर लो। हारिस ने हमना के हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। तुम कमीन इंसान हो, हमना बड़बड़ाई। जलील भी साथ लगा लो, ये लफ्ज़ अकेले अच्छा नहीं लगता। हारिस ने फ़ौरन जुमला मुकम्मल किया और अपनी बात को खुद ही एंजॉय करता हुआ स्टीयरिंग पर उंगलियां चलाने लगा। ये पियानो नहीं है, हमना ने इसकी उंगलियों को हिलता हुआ देखकर तजिया कहा। पता है मगर क्या करूं, जब मेरे शौक को तुम सब लोगों ने मिलकर दफना दिया है तो कभी कभी इस पर फातिहा पढ़ लेता हूँ। हारिस ने एक सर्द आह भरी। तुम्हारे शौक ही मिरासियों वाले हैं तो हम क्या करें। डीएम ने तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है कि तुम्हें डॉक्टर बना दें। हालांकि तुम इसके काबिल नहीं हो। शुक्र करो कि तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिला जिसके बलबूते पर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, वरना। हमना ने भी इतना ही कहा था कि सामने से वाइट करोला आती हुई दिखाई दी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर हदीद को बैठा देखकर हमना के चेहरे पर कई रंग बिखर गए। हारिस जो अपनी दुनिया में मस्त पियानो बजा रहा था, हॉर्न की आवाज़ पर चौंका। हदीद गाड़ी लाया है, हमना ने आहिस्ता सा बताते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। शुक्र है कि तू आ गया, वरना कुछ देर में हमारी लड़ाई शुरू होने वाली थी। हारिस हदीद को शिकायत लगाते हुए गाड़ी से बाहर निकला, जिस पर वो हस्बे आदत मुस्कुराया। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने वो हमना को हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारा लगा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। हदीद हमना को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए खुद हारिस के साथ खड़ा हो गया।
सच बता क्या मामला है? गाड़ी रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। हदीद ने बोनट पर बैठते हुए हारिस की तरफ मशकूक नज़रों से देखा। पेट्रोल ख़त्म हो गया है। हारिस के जवाब पर हदीद ने सर नफ़ी में हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? हारिस ने हदीद को जाता देखकर आवाज़ लगाई। हमना को कॉलेज छोड़ने और तेरे लिए पेट्रोल का बंदोबस्त करने, हदीद कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया, जबकि हारिस गाड़ी के साथ टीक लगाते हुए अपना मोबाइल देखने लगा। वो मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हमने ने मदद तलब नज़रों से हदीद की तरफ देखा। क्यों? हदीद ने नरमी से पूछा। ये हमेशा मेरे साथ कितनी नरमी और प्यार से बात करता है, और वो हारिस उससे सिवाय लड़ने के कुछ नहीं आता। हमना दिल में सोचती ही उसे देखने लगी। बताओ ना, आखिर तुमने कॉलेज क्यों नहीं जाना? हदीद ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। वो मुझे बायो का टेस्ट नहीं आता। हमना ने फ़ौरन झूठ बोला। अच्छा, मगर तुम्हारी बायो तो बहुत अच्छी है। हमेशा ही इस मज़मून में तुम बहुत अच्छे नंबर लेती हो। ये मानने वाली बात तो नहीं। हदीद को कुछ अजीब सा लगा। हाँ, मगर अब मुझे इस मज़मून की समझ नहीं आती। हमना को हदीद से बातें करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था, मगर वो बहुत मसरूफ़ रहता था। वो बात नहीं कर सकती थी। तुमने ये बात डीएम को बताई है? हदीद ने सर सड़क पर देखते हुए पूछा। नहीं, हमना ने लफ्ज़ी जवाब दिया। क्यों? तुम्हें बतानी चाहिए थी, ताकि तुम्हारा मसला हल हो सकता। वो तुम्हारे लिए कोई ट्यूशन अरेंज कर देते। हदीद के जवाब पर हमना की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। हाय, ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। मैंने सोचा अगर नहीं बताया तो वो मुझे कोई ट्यूशन लगा देंगे और मुझे पढ़ना पड़ेगा। हमना के जवाब पर हदीद ने उसे हैरत से देखा। मैंने भी यही कहा है कि फिर इन दोनों बातों में क्या फ़र्क हुआ? हदीद की बात पर हमना खुलकर मुस्कुराई। फ़र्क ये हुआ कि मैं भूल गई थी कि ट्यूटर आप जैसा भी तो हो सकता है। मेरा मतलब है कि आप मुझे भी तो पढ़ा सकते हैं। आखिर आप डॉक्टर बन रहे हैं। आपको तो बायो अच्छे से आती होगी। हमना के जवाब पर हदीद ने उसे घूरा। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं पढ़ाऊँगा। तुम पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा तंग करती हो। हदीद के साफ इनकार पर वो नाराज़गी का इजहार करती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि हदीद को अंदाज़ा हो गया था कि ये काम भी उसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो डीएम को ना नहीं बोल सकता। कम से कम अपना मतलब पूरा होने तक तो बिल्कुल भी ना का सवाल पैदा नहीं होता था। सर जी, ये राना साहब की केस की फ़ाइल है। फराज ने मौदबाना अंदाज में होते हुए फ़ाइल हयात साहब के सामने रखी। फराज, तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? हयात ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। सर, तकरीबन 6 माह। तुम इतने गधे हो, इन 6 माह में ये नहीं जान सके कि मैं फ़ाइल कभी नहीं देखता। बल्कि, हयात ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए फराज की तरफ देखा। सर, आप केस देखेंगे तो तभी तो पता चलेगा ना कि क्या डिमांड करनी है। फराज ने फ़ौरन अपनी पोजीशन साफ की। केस क्या है? हयात ने मुंह से धुआं निकालते हुए पूछा, जबकि वो खुद मज़े से कुर्सी पर झूल रहा था। सर, डबल मर्डर केस है। एक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट का कत्ल हुआ है। फराज के जवाब पर हयात के चेहरे पर इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई। मतलब अब नई गाड़ी खरीदने का वक्त हुआ चाहता है। हयात ने अपनी कलाई पर बंधी इंतहाई महंगी घड़ी में टाइम देखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। 4 करोड़, और वो जितनी ज़्यादा बहस करेगा उतना पैसा बढ़ाते जाएगा। हयात ने ऐश ट्रे में अपना सिगरेट मसला और मोबाइल उठाया। मगर सर, मैं केस का ऐसा रोक दूंगा कि इससे कचहरी तक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसे कहो कि 1 करोड़ पेशगी दे और तुम रकम वसूल होते ही एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ काट देना। तब तक एफआईआर को रोक कर रखो। हयात कहता हुआ थाने से निकलता चला गया, जबकि वहाँ पर मौजूद सारा अमला इसे हसरत भरी नज़रों से देखने लगा। अजीब इस बंदे की किस्मत है, सरेआम रिश्वत लेता है मगर फिर भी इस पर कोई हाथ नहीं डालता। ये जिस पर हाथ डाले उसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने बहुत अफसरों के साथ काम किया है, मगर इस जैसा किस्मत का लकी इंसान कभी नहीं देखा। फराज ने अपने जूनियर को फाइल थमाते हुए तबसरा किया, जिस पर वो सर हिलाने लगा। क्या बात है, आज घर में बड़ी खामोशी है। आपकी औलाद घर पर नहीं है क्या? डीएम ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नताशा बेगम से पूछा। हमने तो हीरा के साथ गई है, कह रही थी कि किसी दोस्त की सालगिरह है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, और हारिस को तो आप जानते ही हैं, वो हदीद के साथ होता है। नताशा बेगम ने सालन का डोंगा आगे करते हुए जवाब दिया। बेगम, एक बात है, ये जो लड़का हदीद है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने इसे अपने घर रख कर कोई गलत फैसला नहीं किया, बल्कि सच पूछो तो हदीद की वजह से ही आज हारिस भी डॉक्टर बनने वाला है। मैंने सोचा है कि मैं एक अस्पताल बनाऊंगा, वो नाम तो हारिस की होगा, मगर चलाएगा हदीद, क्योंकि हारिस में इतनी काबिलियत नहीं है। डीएम ने पुरसोच अंदाज में कहते हुए सालन प्लेट में निकाला। आप जो सोच रहे हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ।
अस्पताल बनाना आपका बहुत पुराना ख्वाब है, लेकिन अब ये हकीकत बनने वाला है। आप परेशान ना हो, नताशा बेगम ने डीएम के साथ हाथ पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। आपने वो खबर सुनी है जो सदर में एक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट को किसी ने गोलियां मार दी है? नताशा बेगम ने खाना खाते हुए डीएम की तरफ देखा। हाँ, आज ऑफिस में सर से इसी खबर आंखों के सामने से गुजरी थी, मगर मैंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि इस केस में राना साहब का बेटा शामिल है और तुम तो जानती हो कि हमारे इनसे कैसे कारोबारी ताल्लुकात थे। लिहाजा दूर रहना ही बेहतर है। वैसे भी ये केस हयात के हाथ में है, तो समझो कि केस हल हो ही जाए। हल ही हल है। इस केस में अब कुछ नहीं बचता। एक तो बेटा राना का है और दूसरा ये केस जिस थाने की हदूद में आ रहा है, इसका एसपी हयात है। लिहाजा सब ठीक ठाक है। डीएम ने इसरार सी मुस्कुराहट के साथ नताशा बेगम की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। हीरा की बच्ची, गाड़ी आहिस्ता चला, अगर तूने किसी को ठोक दिया तो? डीएम, हमें ठोक देंगे। हमने पिछले 15 मिनट से हीरा को मुसलसल गाड़ी आहिस्ता चलाने की तलकीन कर रही थी। यार, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है, तू मुझे अपनी ईमान से बता, इसको आहिस्ता चलाने का दिल करता है? नहीं ना। अभी हीरा हमना से बात कर रही थी कि अचानक गाड़ी के सामने आने पर उसने ब्रेक लगाई, मगर गाड़ी अगली गाड़ी के साथ जा टकराई। मैं तुझे कितनी देर से मना कर रही थी कि गाड़ी आहिस्ता चला। ये क्या, इस पर तो सब नंबर प्लेट लगी हुई है, मतलब किसी सरकारी अफसर की गाड़ी है। अब तो खैर नहीं। हमना का रंग पीला पड़ने लगा। एक तो तू फ़ौरन डर जाती है। इतने बड़े बाप की बेटी है, उसके बावजूद इससे पहले कि हीरा मज़ीद कुछ कहकर हमना का हौसला बढ़ाती कि एक यूनिफ़ॉर्म में मलबूस बंदे ने इसके साइड का शीशा खटखटाया। बीबी, ज़रा बाहर तशरीफ़ लाएं। अंदाज़ खासा मौदबाना था, मगर तासुरात बहुत संजीदा थे। आप बताएं, क्या कहना है, हम सुन रहे हैं। बाहर आना ज़रूरी है क्या? हीरा ने अपना लहजा नॉर्मल रखते हुए सिपाही से बहस शुरू की। आप जानती हैं आपने किसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है? ये गाड़ी एसपी हयात आलम की है। अच्छा, और ये एसपी हयात आलम कौन है? हीरा का लहजा खासा तमस्कुराना था। आप एसपी हयात आलम को नहीं जानती? सिपाही के लहजे में हैरत ही हैरत थी, जबकि हीरा के चेहरे पर बेशुमार मुस्कुराहट और वो नाह में ही सर हिला रही थी। गाड़ी का नंबर नोट करो और गाड़ी को जाने दो। हयात ने नज़र मुड़कर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखते हुए सिपाही को हुक्म दिया। आपकी किस्मत अच्छी है जो साहब आपको जाने का बोल रहे हैं, सिपाही ने एहसान जतलाने वाले अंदाज में कहते हुए गाड़ी का नंबर नोट किया। तारीफ का शुक्रिया। हीरा ने गाड़ी का शीशा ऊपर करते हुए जन से गाड़ी आगे भगा दी, जबकि हयात गुजरती गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये बात खतरनाक थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, हारिस ने बेचारगी से हदीद की तरफ देखते हुए कहा, जो लैपटॉप पर कुछ सर्च करने में मसरूफ था। अच्छा, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लगता है तुम एक डॉक्टर भी नहीं बन सकते। हमना ने कमरे में दाखिल होते हुए बावाज़ बुलंद अपनी राय दी, तो दोनों ने इसकी तरफ घूर कर देखा। खूबसूरत लोगों को नज़र जल्दी लग जाती है, इसलिए मुझे ज़रा एहतियात से देखा करो। हमना की बात पर हदीद ने मुस्कुराते हुए दोबारा लैपटॉप की तरफ देखा, जबकि हारिस उसे भी मुसलसल घूर रहा था। तुम क्या हमारे कमरे में मुंह उठाकर आ जाती हो? हारिस ने गुस्से से हमना की तरफ देखते हुए पूछा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये कमरा आपका नहीं बल्कि हदीद का है, और वो मुझे अपने कमरे में आने से मना नहीं करता, क्योंकि हदीद मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ ना? हमना के चेहरे पर पहले की मासूमियत थी, इससे नज़रें चुरा गया। ये कमरा ना मेरा है, ना तुम्हें यहाँ आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है। हदीद ने लैपटॉप बंद करते हुए जवाब दिया तो हारिस का मूड ख़राब हो गया। कितनी बार बोला है कि हदीद तुमसे बड़ा है, इसे हदीद भाई बोला करो। ये हदीद क्या होता है? हारिस का मूड बिगड़ा। जब से अल्लाह ने मुझे तुम जैसा भाई दिया है, मेरे दिल में दूसरों को भाई बोलने की हसरत ने खुदकुशी कर ली है। लिहाजा मैं हदीद को भाई नहीं बोल सकती। वो खाली हदीद ही ठीक है। हमना ने हारिस को चिढ़ाते हुए जवाब दिया, और दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। एक तो तुम दोनों फ़ौरन ही लड़ने मरने पर उतर आते हो। हदीद ने दोनों के दरमियान खड़े होते फासला बनाया। मैं तो हदीद को बुलाने आई थी, इसे डीएम बुला रहा है। हमना ने हदीद की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। मुझे? मगर क्यों? हदीद ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए हमना से तस्दीक चाही। मुझे लगता है कि डीएम तेरा सगा बाप है, मैं उसकी सुतीली औलाद हूँ। जा भाई, ऐश कर, हमें तो वो देखना पसंद नहीं करते और तुझे आँख का तारा बना कर रखा हुआ है। हारिस के लहजे में वाज़ेह जलन थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, चलो दोनों मिलकर देखते हैं कि क्या मामला है। हदीद ने मोहब्बत से हारिस के आगे अपना हाथ बढ़ाया, और जिसे हारिस ने परे किया। अगर ये नहीं थामना था तो क्या मैं आपका हाथ थाम सकती हूँ? अगर ये नहीं थामता तो क्या मैं आपका हाथ थाम सकती हूँ? हमना के सवाल पर दोनों को ही हैरत का शदीद झटका लगा। जो मुंह में आता है बोलती रहती हो, अब तुम छोटी नहीं हो, सोच समझ कर बोला करो। हारिस ने डांटा तो वो मुंह बनाती बाहर निकल गई।
जबकि हदीद अपना सर खुजाने लगा। क्या बात है, जनाब का मूड खासा ख़राब लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छा खासा था, अब क्या हुआ? क्या फिर हारिस से लड़ाई हो गई है? हमना ने जैसे ही टेरिस पर कदम रखा, बराबर वाले टेरिस पर मौजूद हीरा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरा कोई भाई नहीं है। यकीन मान, हदीद इतना अच्छा है, मेरी इतनी परवाह करता है। उसने आज तक कभी नहीं मुझे डांटा। अच्छा होता हारिस की जगह अगर हदीद मेरा भाई होता। हमना ने मुंह बनाते हुए हीरा की तरफ देखा, जो अपनी टेरिस की रेलिंग साथ लगे उसे ही देख रही थी। हाय, मुझे तो इतनी हसरत है कि काश मेरा भी कोई भाई होता। खैर छोड़, मेरे जहन में एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान आया है। यकीन मान, इससे तेरी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। हीरा ने कहते हुए अपनी टेरिस से हमना की टेरिस पर छलांग लगाई। हीरा, किसी दिन तो इसी तरह ज़ाया हो जाएगी। मैंने कितनी बार कहा है कि यूं छलांग ना लगाया कर। हमना ने फिक्रमंदी से हीरा की तरफ देखा, जो अब अपने कपड़े झाड़ रही थी। कुछ नहीं होता, चल अंदर कमरे में चलते हैं। हीरा लापरवाही से कहती हुई हमना को लेकर अंदर दाखिल हुई। मेरे जहन में ये आइडिया है कि क्यों ना हम थाने फ़ोन करके एसपी हयात की कंप्लेन करें। हीरा ने बिस्तर पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए कहा। एकदम ने उस बेचारे की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, ऊपर से हम उसकी कंप्लेन करें। हम ऐसा करते अच्छे लगेंगे? हमें तो इससे माजरत करनी चाहिए। हमना ने फ़ौरन आइडिया को मुस्तरद किया। यार क्या है, थोड़ी देर शुगल मेला रहेगा, हीरा ने कहते हुए अपने मोबाइल पर थाने का नंबर डायल किया। दूसरी बैल पर कॉल रिसीव कर ली गई। कौन कहते हैं कि हमारी पुलिस जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती? दूसरी बैल पर तो आज किसी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और उन्होंने उठा लिया। हीरा ने माइक पर हाथ रखते हुए हमना के कान में सरगोशी की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये सिटी सदर थाना है? मेरा मतलब है कि आप सिटी सदर थाने से बात कर रहे हैं? हीरा ने मोबाइल का स्पीकर ऑन करते हुए मज़े से पूछा। जी बीबी, ये सिटी सदर थाना ही है। बताइए, आपने किसकी कंप्लेंट करनी है? दूसरी तरफ से एक इंतहाई खूबसूरत मर्दाना आवाज़ स्पीकर से उभरी। आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है। ये पुलिस वालों की आवाज़ कब से इतनी प्यारी हो गई? ये लोग तो खासे बदतमीज़ होते हैं, गालियाँ वगैरह निकालते हैं। तमीज़ का इनसे कुछ लेना देना नहीं। हीरा ने एक बार फिर माइक पर हाथ रखते हुए अपनी राय दी, जिस पर हमना सर हिलाने लगी। वो मुझे आपके एक अफसर की कंप्लेन करनी है। एफएम देखें बीबी, आपने जो भी कहना है ज़रा जल्दी करें। ये थाना है, कोई स्टेशन नहीं। आपकी बार दूसरी तरफ आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। थाना है तो इसलिए तो कॉल की है। एफएम वाले तो इतने मसरूफ़ हैं, अब तो इतने इनके नखरे हो गए हैं, वो तब कॉल उठाते ही नहीं हैं। हीरा ने फ़ौरन अपना दुख शेयर किया। क्या आपने ये बताने के लिए कॉल की थी? नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताना था, बल्कि मैं आपसे ये कहना था कि आपके एक पुलिस ऑफिसर, मेरा मतलब है बड़े वाले पुलिस ऑफिसर, सरेआम रिश्वत लेते हैं। अच्छा? हीरा की बात पर आपकी बार मुखालिफ आवाज़ में कदर ताज्जुब और तजस्सुस था। जी बिल्कुल, आपके वो एक एसपी है ना, क्या नाम है उनका? उसका ज़िंदगी नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाँ, हयात। एक तो लोग आजकल अपने बच्चों के नाम भी अजीब से रखते हैं। ना पता चलता है लड़के का है ना लड़की का। अब ये कोई नाम हुआ भला हयात? अच्छा, तो आपको एसपी हयात से इशू है। उन्होंने आपसे किस केस पर रिश्वत ली है? बीबी, आप कौन बात कर रही हैं? अपना नाम बताएं ताकि मैं आपके नाम के साथ आपकी कंप्लेन लिख लूँ। दरअसल उन्होंने कल शाम को हमारी गाड़ी को टक्कर मारी थी और उनका कोई सिपाही हमें धमकी दे रहा था कि आप जानती नहीं, ये एसपी हयात की गाड़ी है, वगैरह वगैरह। हीरा हयात की कंप्लेन करते हुए बहुत खुश थी, जबकि हमना उसे मुसलसल दाद देती नज़रों से देख रही थी। बीबी, आपको यकीन है कि उन्होंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी थी? अब मुखालिफ आवाज़ काफ़ी खुश और मुतमईन महसूस हो रही थी। हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने मेरी ही गाड़ी को टक्कर मारी थी। नशे में होंगे। क्या नशे में? मुखालिफ आवाज़ में एक दफ़ा फिर हैरत में डूब गई। हाँ जी, नशे में ही होंगे। ये बड़े लोग नशा करके महंगी गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं ताकि दूसरे लोगों को टक्कर मार सकें। आजकल ये फैशन बन चुका है। बीबी, मैंने आपको पूरी कंप्लेंट सुनकर नोट कर लिया और उम्मीद है कि आला काम इस पर एक्शन भी लेंगे। बराए मेहरबानी आप मुझे अपना नाम बताएं ताकि मैं आपके नाम के साथ आपकी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकूँ। दफ़ा करें, नाम में क्या रखा है? आप ऐसे करें, नामालूम अफराद के नाम से कंप्लेंट लिख दें। कितनी सारी वारदातें होती हैं, बल्कि मेरे हिसाब में तो पुलिस के आधे से ज़्यादा 90% वारदातें नामालूम अफराद के खिलाफ ही दर्ज होती हैं। आप ये कंप्लेंट भी नामालूम फ़र्द के नाम से दर्ज कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, पुलिस का काम ही आवाम की खिदमत करना है। मुखालिफ आवाज़ ने इंतहाई खुश उसलूबी से खुश आमदीद कहा। सर वैसे आपका क्या नाम है? हीरा ने फ़ोन बंद करने से पहले पूछा। हयात, हयात आलम। एक लफ्ज़ ही जवाब आया और साथ ही कॉल कट गई। जवाब सुनते ही चंद मिनट के लिए हमना और हीरा पर सकता तारी हो गया। मुझे चंद मिनट के अंदर अंदर इस नंबर की सारी मालूमात चाहिए। हयात ने फ़ौरन क्रेडिट पर रखते हुए ऑर्डर दिया, जबकि
खुद कुर्सी के साथ टेक लगाकर झूलने लगा। लड़की दिलचस्प है मगर बेवकूफ़, जानती नहीं कि किससे टक्कर ले रही। अब इस बेवकूफ़ की वजह से इसका बाप तो गया। सर, जैसा आपका हुक्म। मगर ये नंबर किसका है? हवलदार के पूछने पर हयात ने रुककर इसकी तरफ देखकर जिस पर वो नज़रें चुरा गया। मैं एक बात एक दिन में 2 दफ़ा नहीं कहता, लिहाजा एक दफ़ा ही सुना करूँ, हयात कहता हुआ उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। आपने बुलवाया था? कोई ख़ास बात? हदीद ने मुअद्दबाना अंदाज में डीएम के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, जबकि हारिस दूर सोफे पर बैठे गया, जिसे डीएम ने वाज़ेह महसूस किया। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं थी, बस वैसे ही बुलवाया था। कभी कभी लाइब्रेरी भी आकर बैठ जाया करो, यहाँ रंग बिरंगी किताबें हैं, अपनी डॉक्टरी से हट कर भी कुछ पढ़ लिया करो, मताला सेहत के लिए अच्छा होता है। डीएम इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे। जी बेहतर, जो आपका हुक्म। हदीद ने हमेशा की तरह फ़ौरन बात मानते हुए जवाब दिया तो डीएम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मेरे गधे को क्या हुआ है? ये क्यों इतना खड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है? डीएम ने हारिस को छेड़ा। आपको मैं गधा ही लगता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। कोई अपने इकलौते बेटे को ऐसे भी बुलाता है? आपने कभी हदीद को तो ऐसे नहीं बुलाया। हारिस ने फ़ौरन गिला किया तो हदीद सर झुकाए मुस्कुराने लगा। हदीद तुम्हारी जैसी हरकतें नहीं करता। खैर छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मैं एक ज़बरदस्त अस्पताल बनवाऊंगा, ये मेरा एक ख्वाब है। जैसे ही डीएम ने ये जुमला अदा किया, हदीद के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट खुद ब खुद सिमट गई और आंखों में अजीब से तासुरात उभरे। आप जानते हैं कि मुझे डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आपके कहने पर डॉक्टर बनाऊं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे क्यों ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं पियानो बजाना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं बड़ी बड़ी जगहों पर पियानो बजाऊँ, जैसे स्पेन के हमरा हॉल में। जैसे अभी हारिस बोल ही रहा था कि डीएम ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। हरीत बेटा, आप दोनों अपनी जल्द से जल्द हाउस जॉब करें ताकि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दे सकूँ। डीएम की बात पर हदीद फीका सा मुस्कुराया। सरप्राइज़ तो मैं भी आपको देना चाहता हूँ। हदीद के जुमले में कुछ ऐसा था कि हारिस और डीएम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। मेरा मतलब है आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मेरा दिल करता है कि कल मैं भी आपको एक अच्छे से सरप्राइज़ दूँ। हदीद ने मुस्कुराते हुए बात को टाला। तुम्हारी तरफ से मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा। तुम हमना को पढ़ा दिया करो, वो आजकल अपनी पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही। अगर तुम पढ़ाओगे तो मुझे यकीन है कि वो दिल लगा कर पढ़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। जैसे ही डीएम ने ये बात कही, हारिस के फिर तासुरात बिगड़ गए। ना मैंने आपको कभी पहले इनकार किया है और ना अब करूँगा, आप बेफिक्र रहें। आज से हमने की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे सर है। हदीद मोहब्बत से एक कहता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके ख्याल से डीएम ने जिस लिए बुलाया था वो काम हो गया था। ठीक है, अब तुम जाओ और आराम करो। हारिस, तुम यहीं रुको। हदीद के साथ हारिस को जाता देखकर डीएम ने उसे पुकारा तो वो रुक गया मगर पलटा नहीं, जबकि हदीद खामोशी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कि हर वक्त इतने नाराज़ नाराज़ और गुस्से में रहते हो? डीएम चलते हुए हारिस के करीब आए। मुझे हमना का हदीद के करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि हमना हदीद से दूर रहे, आप इतना ही इन दोनों को करीब कर देते हैं। हारिस ने मुनासिब लफ्ज़ों में अपनी शिकायत पेश की, जिस पर डीएम मुस्कुराने लगे। देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, इन मामलात में ना पड़ो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ना तुम्हारी इतनी उम्र है और ना तजुर्बा। डीएम ने इशारा हारिस का कंधा थपथपाते हुए उसे अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं। हदीद बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी मुझे इसका हमला के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। हारिस ने मुंह बनाते हुए बाप की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। मुझे खुशी है कि तुम हमला के लिए इतने कॉन्शियस हो, मगर बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। डीएम ने हारिस का कंधा हिलाते हुए और सोच अंदाज में सामने लगे कैलेंडर की तरफ देखा। क्या देख रहे हैं? हारिस ने डीएम की नज़रों का ताक़ुब करते हुए पूछा। यही कि अगले महीने हदीद की सालगिरह है ना? डीएम के सवाल पर हारिस ने सर हिलाया, हाँ में हिलाया तो वो मुस्कुराने लगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो उस शहर का रुख करता है। हदीद ने शीशे के आगे खड़े होते हुए अपनी शर्ट के बटन खोले। ये हमना नामी चिड़िया ही तुम्हारे जवाल का बाइस बनेगी। तुम देखते जाओ कैसे मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि अगर तुम कुछ बिगाड़ोगे तो तुम्हारी बेटी का भी कुछ नहीं बचेगा। हदीद ने शर्ट उतारते हुए सोचा। रात तो काली है मगर स्याह नहीं, इसमें स्याही मैं भरूंगा। हदीद ने मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ कर दी।